नमस्ते दोस्तों, मैं अभिनव। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका अभिनव केमिस्ट्री में। तो आज की जो एक नई शुरुआत फिर से बच्चों इस सत्र की होगी। ये आप समझ जाइएगा कि जो सेकंड चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन से मैं शुरुआत करूंगा बच्चों। इसके पहले क्योंकि जो बेलिन चैप्टर की बहुत सी वीडियो पड़ी हैं उसको आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत हम लोग वैद्युत रसायन की बच्चों आपके सामने लिखा और ये लेक्चर पहला है यानी आज की शुरुआत है, आप समझ जाइएगा। और शुरुआत में मैं इंट्रो नहीं देने वाला हूं क्योंकि आप बच्चों सभी लोग जान चुके हो पहले से ही आपके सिलेबस में क्या है और कैसे है। तो चलिए अब शुरुआत अगर जो करते हैं बच्चों कि वैद्युत रसायन का मतलब क्या है। देखिए वैद्युत वैद्युत का मतलब समझिए वैद्युत धारा बच्चों। रसायन का मतलब चाहे आप रासायनिक अपक्रिया ही समझ जाइए, चाहे रासायनिक ऊर्जा को लेके आप समझिए। मतलब दो बात, यानी इसकी मैं थियरी नहीं लिखवाने वाला हूं आपको बच्चों कि ये मत समझिए कि थियरी पूरा सर लिखवाने वाले हैं। मैं केवल इतना लिख रहा हूं बच्चों कि जो वैद्युत लिखा है, वैद्युत का मतलब समझ जाइएगा कि यहाँ का है बच्चों, वो है आपकी वैद्युत धारा हो गई। ये आप यानी लिख सकते वैद्युत धारा, ये हो गया यानी वैद्युत धारा। दूसरा यहाँ रसायन का मतलब हो गया, चाहे रासायनिक अभिक्रिया लिखेगा चाहे इसे आप लिख सकते हैं रासायनिक ऊर्जा। यानी यही दो में पूरा का पूरा आपको सिमट जाएगा, पूरा चैप्टर ही बच्चों इसी पढ़ना है आपको। ये देखिए यानी एक बार वैद्युत धारा को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें बच्चों, रासायनिक ऊर्जा में, और एक बार परिवर्तन पढ़ेंगे यानी रासायनिक ऊर्जा को किसमें, वैद्युत ऊर्जा में। तो बहुत आसान से शब्दों में आप जान लीजिए कि जब हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे वो भी वैद्युत रसायन में, और रासायनिक ऊर्जा यानी रासायनिक को वैद्युत में और वैद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तन करना है, रासायनिक में। तो पूरा परिचय का मतलब है कि एक लाइन में आप जान जाइए सीधी सीधी, वैद्युत ऊर्जा किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करेंगे, वैद्युत ऊर्जा में। तो मिला जुला के इस चैप्टर में आपको यही पढ़ने हैं और बहुत बेहतरीन बेहतरीन रूल्स जो आगे आएंगे। मतलब ये शुरुआत अभी हो रही है बच्चों, इसकी कहानी ऐसा पोस्टमार्टम किया जाएगा कि दोबारा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। ये तो आप समझ गए होंगे कि यानी वैद्युत धारा को हम किस में बदलेंगे, यानी रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में हमें बदलना है। तो अब शुरुआत जो होगी इसको पढ़ने से, शुरू में हमें अब रिएक्शनें पढ़नी पड़ेंगी। रिएक्शनों का मतलब है कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। हालांकि ये बहुत छोटी सी चीज है बच्चों, आप 11th में पढ़े हैं, फिर भी मैं देखता हूं आपको समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ी से शब्दों में। तो चलिए शुरुआत आपकी जो पहली हेडिंग की हो रही है वो आपकी है ऑक्सीकरण, और जो कि बहुत प्यार से बहुत गंभीरता से आप लोग बच्चों पढ़िए। ये देखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में क्या होता है, अगर हमारे पास मान लो बच्चों कोई तत्व है, या कोई तत्व ले लीजिए, कोई परमाणु कह लीजिए, कोई अणु ले लीजिए, या आयन, यानी तत्वों में तो है ही, मान लीजिए तत्व परमाणु है तो परमाणु अणु आयन तीनों ले सकते हैं। परमाणु अणु आयन में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का जब त्याग किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण कहते हैं, या आप उपचयन भी कह सकते हैं बच्चों। जैसे देखिए समझिएगा मेरी बात को, मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे कि अगर हमारे पास परमाणु है, मैं लिखता नहीं जा रहा लेकिन समझिए क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, अगर ये सब में समय देंगे तो आगे का नुकसान होगा, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। परमाणु हो गया बच्चों, अणु हो गया देखिए, और आयन हो गए। तीन लोगों को आप समझिएगा कि परमाणु अणु आयन में से एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का, ये इलेक्ट्रॉनों है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, त्याग किया जाता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण कहते हैं। ये आप समझ जाइएगा, ये दिख भी नहीं हो सकता, और नीचे देखें कहां तक दिख रहा है बच्चों, थोड़ा सा यहां से कट गया, समझ जाना ये ऑक्सीकरण लिखा है तो ऑक्सीकरण हो जाता है बच्चों। ये है, अब इसको समझना, ये मेरे पास परमाणु है, अणु है और आयन है।
यानी परमाणुओं, अणुओं और आयनों में से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकालने हैं, बाहर निकालने हैं। तो चलिए लिखते हो, कोई परमाणु ले लीजिए, मान लीजिए मैंने सोडियम ले लिया एग्जाम्पल के तौर, एग्जाम्पल मैंने बच्चा डिफिनीशन का कोई मतलब नहीं बहुत है, आप डिफिनीशन जब एग्जाम्पल आ जाएगा डिफिनीशन समझ जाएंगे। मैंने सोडियम ले लिया, कोई अणु ले लीजिए, अणु का मतलब मैं हाइड्रोजन ही ले लेता हूं बच्चों, या अगर आयन कह रहा तो आयन में कोई भी आयन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए Fe+2 ले लिया गया, ये भी आयन है। तो एक हमारे पास परमाणु हो गया, एक अणु हो गया और एक का हो गया बच्चों आयन हो गए। अगर इन परमाणुओं या अणुओं या आयनों में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करा लिया जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां धकेल के बाहर खत्म होगा। अब देखो, यानी बाहर अगर करेंगे तो सोडियम की क्या टेंडेंसी होती है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने के बाद इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी जितना इलेक्ट्रॉन जो त्याग करता है उसके ऊपर उतने पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो ये हो गया, यानी आपने वही तो पढ़ा कि चाहे परमाणु अणु आयन में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना ही का कहलाता है ऑक्सीकरण। तो जब तक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तब तक का कहलाएगा ऑक्सीकरण। यहां ले लीजिए बच्चों, यहां अगर देखिए एक हाइड्रोजन अगर परमाणु होता तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता, लेकिन हाइड्रोजन की दो अणु है, यानी अगर इनकी परमाणुकता देखी जाएगी तो दो है बच्चों, तो हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज करेगा, अगर दो करेगा तो इसके ऊपर कहा जाएगा 2H+ आ जाएगा। और यहीं पे अगर हम Fe को ले लेते हैं, Fe के ऊपर क्योंकि ये देखिए फेरस है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और त्याग देता तो यहाँ Fe के ऊपर चार्ज कितना आ जाता, +3। तो तीनों लोगों को जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, तीनों लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। कुछ और भी एग्जाम्पल आपके सामने मैं ले रहा हूं, जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए जिंक बच्चों, ये देखिए जिंक अगर लेते हैं तो जिंक की भी टेंडेंसी जो होती है वो ऑक्सीडाइज होने की, मतलब वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है। तो अगर जब जिंक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी तो कई इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी बच्चों, और यहाँ का बनाएगी Zn+2 बनाएगी। तो जितने भी आप लिए गए, जितने भी मेरे द्वारा परमाणु अणु और आयन लिए गए हैं, सब में आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण कहते हैं। एक और भी बात समझिए कि ऑक्सीकरण में जब कोई एक सिंगल तत्व हो, यानी कोई सिंगल परमाणु हो बच्चों, या थोड़ा नीचे पानी है दिक्कत कर रहा है बच्चों, चलिए कोई बात नहीं, होता जाता है, ये सब परिस्थितियां ठीक नहीं। देखिए तो यहाँ पे अगर कोई परमाणु है या कोई अणु है या कोई आयन है बच्चों मेरे पास, तो उनमें आपको ये समझना है कि आयन अगर होगा तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ऑक्सीकरण संख्या मान सकते हो। लेकिन अगर कोई अणु के रूप में है या कोई परमाणु के रूप में है, सिंगल मतलब अकेले अकेले है, या यानी एक ही के कई लोग हैं, तो वो समझ, यानी एक ही प्रकार, जैसे हाइड्रोजन के 2 लोग हैं, इनकी परमाणुकता 2 है तो ये अणु कहलाएगा, लेकिन ये भी, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या का होगी, 0 होगी। तो सोडियम अकेला है परमाणु के रूप में, यहां देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप 0 लिख सकते हैं, यहां भी 0 हो सकता है, ये नहीं 0 होगा, यहां बच्चों +2 होगा, यहां अकेला है ये भी 0 है। और ये भी जान लीजिएगा कि जब लेफ्ट टू राइट की तरफ चलते हैं और चार्ज इंक्रीज करता है, चार्ज आवेश बढ़ता है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण, अब 0 से देख रहे हैं कि यहाँ +1 हो रहा है, तो चार्ज का हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और जब बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ये 0 से +2 हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑक्सीकरण है। +2 से +3 हो रहा है, बढ़ रहा है, ये भी ऑक्सीकरण होगा। और जिंक का भी अगर देखेंगे तो 0 से +2 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो हमें आशा है कि ये आपको ऑक्सीकरण समझ में आ गया होगा। अब इससे डीप जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, फिर भी मैंने आपको कहा कि बताने की जो आवश्यकता जो आपके चैप्टर में मैं वो बता देता हूं। तो चलिए बच्चा आगे इसको अब हटाया जाए। ऑक्सीकरण के बाद इसको हम लोग उपचयन भी बोलते हैं, ये भी बच्चों याद रखिएगा। और ये चीजें आप तीनों याद रखिए, तीनों में से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो चलिए अब इसको हटा के अपचयन लिखते हैं, थोड़ी देर के लिए पुश होगी वीडियो बच्चों। तो ये अब अपचयन है बच्चों। तो अपचयन में क्या होगा, जैसे ऑक्सीकरण में पढ़ा आपने उसी का उल्टा करना है। तो ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, उल्टा। जैसे आपने क्या कहा अभी कि परमाणु अणु आयन में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना का कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो उसी को आप समझिए कि अब
कोई परमाणु या कोई अणु या कोई आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो क्या कहलाएगा? अपचयन। यानी सारा खेल इलेक्ट्रॉनों पर है। इलेक्ट्रॉनों के आने और जाने से आपको समझना, इलेक्ट्रॉन गया बाहर तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन लिया गया तो क्या हो जाएगा? अपचयन। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां भी वही लिखेंगे, लेकिन जब ऑक्सीकरण में लिखे तो इसमें लिख लिया जाए। ये देखिए परमाणु हो गए और क्या हो गया बच्चों? अणु। परमाणु, अणु और आयन, यानी ये परमाणु, अणु और आयन द्वारा एक या एक दिख रहा है बच्चों यहां, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, उसे अपचयन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे अपचयन कहते हैं। चलिए ये हो गया। तो आसान है, ये तो मैं लिख दिया परिभाषा, लेकिन आप हमें जहां पता है, पहले से आपको जानकारी है, पर तब भी ठीक है। परमाणु, अणु, आयन, तीन चीज याद रखना, ज्यादा नहीं बच्चों। क्या लिखना है? परमाणु, अणु, आयन। जब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, लेंगे, अपने अंदर समाहित करेंगे, और समाहित करके अपने ऊपर ऋणात्मक आवेश को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। उसे समझ जाना का कहना है? अपचयन। जैसे मैं मान लो कि कोई भी परमाणु, जैसे क्लोरीन ले लिया, क्या ले लिए बच्चों? क्लोरीन ले लिए, या मान लीजिए क्लोरीन के अलावा और भी, जैसे कोई आयन ले लीजिए, आयन में अभी Fe+3 लिए थे, फिर ले लिए, कोई बात नहीं बच्चों, हो जाएगा, दिक्कत नहीं करेगा। Mg+2 ले लीजिए, एक और आयन ले लिया गया। कोई अणु भी आप ले सकते हैं बच्चों, किसी अणु में मान लीजिए फ्लोरीन ले लिया गया, ये देखिए फ्लोरीन हो गया। तो ये आपके पास आ गए, एक परमाणु लिया, दो आयन लिए, एक अणु लिए। अब ध्यान से समझना, अब ये लोगों को इलेक्ट्रॉन लेना है। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अपचयन कहते हैं। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर लेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी ये, लेकिन बच्चों इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? Cl2 के फॉर्म में लिखा जाता है। ये Cl लिखना बहुत उचित नहीं है, तो इसलिए Cl लिखे, या अगर सिंगल ही लिखना चाहते तो इसके आगे 1/2 से आप डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या अगर इतना लोचा नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी तो आप यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। आयरन है, अगर मैं आयरन को एक इलेक्ट्रॉन दे दें, फेरिक से ये फेरस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए बच्चा यहाँ आ जाएगा कितना? +2 हो जाएगा। अगर Mg के ऊपर +2 चार्ज है तो दो इलेक्ट्रॉन थमा दीजिए, ये तुरंत न्यूट्रल हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ Fe, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर पा जाएगा, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको दे देते हैं बच्चों, तो ये भी आपका सीधे सीधे का हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन पाते ही यहाँ आ जाएगा 2 के ऊपर F -1 आएगा, लेकिन 2 आगे है तो इसलिए लग जाएगा, ये आ गया बच्चा। इसका मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, Cl2 बन गया। तो अभी ये बच्चा कहाँ है? ये ऋणात्मक चिन्ह आएगा, यहाँ Cl2 खुद रखिए पहले, ये ठीक है, एक ही Cl रखने दीजिए। तो यहाँ Cl के ऊपर कहाँ जाएगा? माइनस आ जाएगा। गलती हो रही थी बच्चा, तुम लोग बताओगे कैसे ऑनलाइन बच्चा। चलिए, तो ये Cl है, Cl का एक परमाणु लिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Cl के ऊपर कितने माइनस आ जाएंगे? 1 आ जाएगा। ये देखिए 3 है, एक इलेक्ट्रॉन दिया गया तो एक पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो यहाँ +2, यानी अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ +2 चार्ज है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन खिला दिया गया, 2 इलेक्ट्रॉन खिला दोगे, जितने पॉजिटिव चार्ज थे सब समाप्त हो जाए, ये 0 हो गया। देखिए, और यहाँ भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन थमा दिया गया तो ये, तो इसका मतलब यहाँ देख रहा हो कि यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन का हो रहे हैं बच्चों, जुड़ रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा यानी एक्सेप्ट किया जाएगा,
तो समझ जाना कि वहां अपचयन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वहां का हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो समझ गए होंगे, आशा होगी बच्चों कि ये जितने भी हैं सभी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, और लेने वाले को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अपचयन कहते हैं। तो अपचयन की कहानी खत्म। लगे हाथ अब हम लोग को पढ़ना है रेडॉक्स अपक्रिया, और रेडॉक्स अपक्रिया के बाद चालक क्या होते हैं, उसके बाद जो कहानी शुरू होगी ना बच्चों, वो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा पैदा करेगी, क्योंकि इस चैप्टर की जांच शुरू हो जाएगी। यानी अभी तो आपने जो पढ़ा वो पढ़ा क्या, आपने 11th में पढ़ा बच्चों, कहीं ना कहीं रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में बहुत जगह बताया जाता है, लेकिन चलिए पढ़ना है। तो अपचयन हो गया बच्चों, अपचयन में आप जान गए होंगे। अब अगली बात क्या होगी, रेडॉक्स अपक्रिया। चलिए देखते हैं बच्चों रेडॉक्स अपक्रिया। तो ये बच्चों रेडॉक्स अपक्रिया, मैंने टाइम थोड़ा सा बचे इसलिए पहले से लिख दिया, क्योंकि इसमें जान ही नहीं थी कुछ। जान का मतलब ये कि रेडॉक्स अपक्रिया कहते कैसे हैं। रेडॉक्स अपक्रिया एक तरीके से इसको अपचयन और ऑक्सीकरण अपक्रिया भी आप कह सकते हैं बच्चों। देखिए क्योंकि दोनों साथ साथ, यानी ऐसी अपक्रिया आपको प्रस्तुत, ऐसी अपक्रिया हो जिनमें साथ साथ ऑक्सीकरण भी हो रहा होगा और साथ ही साथ क्या हो रहा होगा, अपचयन। तो जब दोनों प्रोसेस चलते हैं साथ साथ तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। मैंने लिखा इसीलिए कि वे अपक्रिया ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया साथ साथ होती है, यानी ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होती है, उस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अब नीचे क्या लिखेंगे बच्चा, इसके एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल लगभग मैक्सिमम रिएक्शन है, मतलब ज्यादातर जितनी भी अपक्रियाएं होती हैं बच्चों सब में रेडॉक्स अपक्रिया होती है। अब अगर कोई भी पूर्ण अपक्रिया है तो समझ जाना कि वहां रेडॉक्स अपक्रिया हो रही है। हालांकि दो प्रकार की अगर अर्ध अपक्रियाओं को मिलाते हैं तो रेडॉक्स अपक्रिया तैयार होती है। अभी क्या अर्ध अपक्रिया होती मैं उसके बारे में भी जिक्र करूंगा, लेकिन पहले रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में मैंने कहा जहां ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं बच्चों। अब अगर हम देखें इसके एग्जाम्पल के तो बहुत एग्जाम्पल है। जैसे पहला अगर एग्जाम्पल मैं देख लूं यहाँ पे रेडॉक्स अपक्रिया का एग्जाम्पल, अब जैसे आप मैग्नीशियम ही ले लीजिए, मैग्नीशियम का अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दीजिए या रिएक्शन होगा तो ये समझ जाना कि सीधे मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। हालांकि ये क्योंकि अगर आप देखेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में तो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा ऊपर है और बहुत रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी और यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट बना रही होगी और हाइड्रोजन को कहाँ रिप्लेस कर देगी, बाहर बच्चों। अब ये सोचोगे कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि रेडॉक्स अपक्रिया है, तो पहचानोगे कैसे नहीं बच्चों, अभी इसे तोड़ दीजिए और पहचान लीजिए। अब देखिए या तो ऑक्सीडेशन 11th में बच्चों ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आपको सिखाई गई होगी। तो जब मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा कि अगर कोई सिंगल होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0। कोई आणविक रूप में है तो उसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी। अगर यहां आप कंपेयर करोगे मैग्नीशियम, यहां पे कंपेयर करते तो यहां +2 आएगा, देखिए मैग्नीशियम पर। हाइड्रोजन पे कंपेयर करोगे तो यहां देखिए +1 आएगा। और अगर अब हम बात करें बच्चों कि अगर तुलना की जाए, देखिए तो मैग्नीशियम की तुलना अगर मैग्नीशियम से करोगे तो अब बताइए 0 से +2 हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन कहां निकल गया, बाहर। कितने निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकलता क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। इसका मतलब यहां पे जो हो रहा है वो हो रहा है ऑक्सीकरण, समझ जाइएगा बच्चों। दूसरी बात यहाँ +1 से देखिए क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है। कौन 0 हो रहा है, हाइड्रोजन। तो +1 से 0 होने का मतलब है क्या है कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, भाई प्लस है, इलेक्ट्रॉन अगर लोगे तब तुम 0 होगे। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा है बच्चों। और जिसमें मैंने कहा कि जहां अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ होगा उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, देखिए अगर लिखना होगा तो इसे ऐसा भी आप लिख सकते थे, यानी Mg से Mg+, यानी इसको हटा दीजिए, Mg+2 आ जाएगा। देखिए नीचे हाइड्रोजन ले लेंगे तो यहां हाइड्रोजन आएगा 2H+ लिख के आएगा और इधर का बन जाएगा H2। इसका मतलब ये है कि इनमें इलेक्ट्रॉन, इसको सही रूप में लिखेंगे तो पूरा सही से ये होगा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन 2 निकल गए और यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन का किए गए, मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिए गए,
तो ये, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल रहा है, बाहर। मैंने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण बच्चों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना क्या कहलाएगा, अपचयन। तो इसे अगर हमें लिखेंगे ना, तो ये देखिए ये एक तरीके से ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया, इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण, पूरा लिख ही दे रहा हूं, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहलाएगा। ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कह सकते हो। सेम नीचे इसका उल्टा हो जाएगा, ये अगर लिखोगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अपचयन अर्ध अभिक्रिया बोलोगे, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, समझ जाना बच्चों, छोटा में लिख दिए, ये हो गया। तो जब ये दो यानी एक आधी आधी दो को जोड़ोगे तो एक पाक का बन जाएगा पूरा, यानी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रियाओं को जब ऐड कर देंगे, अभी ऐड कर दीजिए, ऐड कैसे होगा, आगे वाले को एक में ऐड कर दीजिए, पीछे वाले को एक में करते बच्चों, तो ये बन जाता मैग्नीशियम हो जाता, +2H+ हो जाएगा। देखिए, और ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे दोनों तरफ बराबर हैं, इसलिए इनको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, और काटते ही बच्चा ये बन जाएगा, देखिए Mg+2 आ जाएगा, और प्लस यहाँ का बन जाएगा H2। तो ये रिएक्शन जो होगी ये कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसी अभिक्रिया को जो ये लिखा गया है ना बच्चों, इसी अभिक्रिया को हम ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों बातें एक ही होंगी। यहाँ पे मैंने ऊपर भी दिखा दिया, अब यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा, ये 0 से +2 है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और ये +2 यानी आपको यहाँ +1 था, अब 2 हो जाएंगे तो यहां से 0 हो रहा है। इसका मतलब ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये भी आपको रेडॉक्स अभिक्रिया, ये भी मतलब यही सेम है, तो चाहे इस रूप में लिखा जाए चाहे इस रूप में, लेकिन जब इसी को आधा आधा अलग कर लेते हैं तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और क्या मिल जाती है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बच्चों समझा दे रहा हूं, थोड़ा सा पहले इसको इरेज करें हम लोग, तो इरेज करके देखिए एक और लिख लेते हैं, जैसे डैनियल सेल में जो आगे अभी पढ़े नहीं है डैनियल सेल, लेकिन इतना उत्सुकता इतनी उत्तेजना है बच्चा ना कि क्या बताएं, लग रहा है जल्दी कितनी जल्दी डैनियल सेल तक पहुंच जाए। चलिए पहुंचेंगे वहां तक भी। अब देखिए जैसे एक ये जिंक ले लेते हैं, जिंक जो होगा इसका अगर कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराओगे तो कॉपर जो होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से भी नीचे है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, जिंक रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस करेगा तो ZnSO4 बनता है, और क्या बनता है बच्चों, Cu बन जाता है। अब ये भी रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन कैसे पहचानेंगे कैसे, मैंने कहा सिंगल है जिंक 0 लिख दीजिए, कॉपर है अकेला 0 लिख दीजिए, कॉपर पे यहां निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, 2 आएगी बच्चों, यहां भी निकालेंगे तो यहां भी कितनी आएगी, 2 आएगी। और आप देख रहे हैं 0 से कितना हुआ, +2, और जब 0 से +2 तो मतलब बढ़ रहा है, आवेश बढ़ेगा तो उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। +2 से यहाँ कितना हो रहा है, 0, घट रहा है, इसे क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। या इसी समीकरण को ऐसा भी लिख सकते थे, देखिए Zn है बच्चों, यानी Zn से क्या हो रहा है, Zn+2, मतलब ये Zn+2 होने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से कहां निकल गए, बाहर निकल रहे हैं। कॉपर ले लीजिए, कॉपर लिख रहा है यहाँ Cu+2 है बच्चों, Cu+2 से कितना हो रहा है, Cu का 0 होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 एक्सेप्ट हो रहा है, लिया जा रहा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। अगर इसको हम लिखते फिर वही बात आ गई, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया हो जाएगी बच्चों। ये देखिए समझ जाइएगा, टाइम नहीं गवाना है बिल्कुल। यहाँ पे आओगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा, देखिए बच्चों, अपचयन अर्ध अभिक्रिया हो जाएगा, ये भी आपको। तो यहां पे दोनों, जब 2 अर्ध अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रियाएं और अपचयन अर्ध अभिक्रियाओं को जब ऐड किया जाएगा, दोनों को जोड़ा जाएगा तो एक पूरी अभिक्रिया प्राप्त होती है, और उसी पूरी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। इसको अगर ऐड करेंगे आगे वाले के एक में, ये दोनों बराबर हो, पहले ही उड़ा दीजिए इनको, अगर करोगे तो ये Zn और यहाँ आ जाएगा, देखिए Cu+2 हो जाएगा, इधर लिखेंगे Zn+2 और यहाँ आ जाएगा Cu बच्चों। अब बताइए पूर्ण अपक्रिया हो गई। अब पूर्ण अपक्रिया, इसमें ऊपर वाले में ऑक्सीकरण, इसमें अपचयन, और जब दोनों साथ साथ हो रहा है तो
तो यानी ये अपक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। यानी चाहे नीचे वाला लिखे चाहे ऊपर वाला लिखे, ये दोनों आपको एक ही चीजें हैं, लेकिन जब आप काम करेंगे, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हमें इसको तोड़ के ही इस तरीके से लिखना उचित होता है और इस रूप में आसान भी होता है। तो ये हम लोग करके चलेंगे बच्चों। तो हमें आशा है कि आपको अर्ध अपक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध अपक्रिया ये भी बता दिए, रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है ये भी जान लिए, और इसके पहले ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है एक बार रिवाइज भी कर दे रहा हूं बच्चों, प्यार से सुन लीजिए आप लोग। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब जब कोई परमाणु हो, जब कोई अणु हो, जब कोई आयन हो, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन में मैंने कहा कि वही परमाणु, वही अणु, वही आयन, यानी परमाणु अणु आयन है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आवेश को कम कर रहे हैं, या इतना ही बता दो कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे बच्चों। और जब हम ये आगे आएंगे रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया हम उसे कहते हैं वे अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, एक साथ चलती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। फिर अर्ध अपक्रिया क्या होती है, तो अर्ध ऑक्सीकरण अपक्रिया या अपचयन अर्ध अपक्रिया, उसको भी मैंने कहा तोड़ के, जब दो यानी ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया और अपचयन अर्ध अपक्रियाओं को अलग अलग करेंगे तो इस तरीके से देखेंगे और उन्हीं को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, रेडॉक्स अपक्रिया प्राप्त होती है बच्चों। तो ये शुरुआत है, ये आप लोग पढ़े भी हैं बच्चों, तो ये आप देखने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जब भी वीडियो देखिए कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा आप सीखने का, हमें आशा है कि आ रहा होगा। अब हम लोग चलेंगे चालक की तरफ, इसको मैं हटाऊंगा क्योंकि उसमें लिखना भी पड़ेगा और वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज अभी आपको जो बच्चे ये बीच से देख के हट जाते हैं उनका बहुत नुकसान है, वीडियो के अंत में ही बहुत प्रमुखता से आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चों, क्योंकि इसमें जो आज चीज मैं आज थोड़ा सा आपको इसके बाद और बताने वाला हूं कि चालक क्या होता है, और चालक के बाद उसमें कल धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर जो बताएंगे वो इतना बेहतरीन, इतना बोर्ड के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट होगा कि पूछिए मत। चलिए पहले इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, उसके बाद चलते हैं आगे। तो अब बच्चों ये जो शुरुआत होने वाली है वो है वैद्युत चालक की, यानी अब यहां से आपको जो इंपॉर्टेंट से चैप्टर के बारे में वो मिलना चालू हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है वैद्युत चालक बच्चों। अब वैद्युत चालक क्या होता है, बहुत आसान है बच्चों, इसके बारे में आपको पहले से कुछ ना कुछ जानकारियां हैं आप लोग। चालक का मतलब ये जिनमें करंट का प्रवाह हो सके, जिनमें धारा दौड़ सके, जिनमें करंट दौड़ सके, उसे ही तो हम चालक कहते हैं। तो वैद्युत चालक कह रहा है यानी वे पदार्थ जो अपने अंदर से वैद्युत धारा का होने दें प्रवाहित, मतलब कोई पदार्थ है जिसके अंदर से धारा प्रवाहित हो सकती है, वो जो करंट प्रवाहित हो सकता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक करंट जा सकता है, इसका मतलब वो पदार्थ वैद्युत चालक है। वही ना लिखा है कि वे पदार्थ जो अपने अंदर से वैद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, यानी धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने देते हैं, उसे चालक या वैद्युत चालक कहलाते हैं। इसी समय एक और चीज मैं लिखा नहीं हूं, एक कहलाता है विद्युत रोधी। देखो एक वैद्युत चालक तो उसे कहोगे जहां से हमने कहा कि जिसके अंदर से धारा आए जाएगी, मतलब ये इधर से मतलब चारों तरफ, जैसे कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग तार ले लेते, तार में धारा जैसे करंट लगाते हैं धारा का हो जाती, दौड़ जाती बच्चा, इसका मतलब वैद्युत चालक है। यानी करंट एक जगह से दूसरे स्थान तक जा सकता है, उस पदार्थ को हम लोग वैद्युत चालक। एक आता है वैद्युत रोधी। वैद्युत रोधी उसे कहते हैं वे पदार्थ जो अपने अंदर से धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं, उसे वैद्युत रोधी कहते हैं। हालांकि वो हम लिखवाए नहीं क्योंकि हमें उसको पढ़ना ही नहीं है, हमें वैद्युत चालक के बारे में पढ़ना था, तो मैंने यही लिखा बच्चों इसीलिए। लेकिन बता दे रहा हूं कि अगर कोई पूछ लेता कि वैद्युत रोधी किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो अपने अंदर से धारा का प्रवाह नहीं होने देते, करंट का प्रवाह नहीं होने देते, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बच्चों वैद्युत रोधी। चलिए आगे। अब हमने लिखा चालकों का वर्गीकरण। चालकों का अगर वर्गीकरण करेंगे तो इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक होगा धात्विक चालक और एक होगा बच्चों क्या, वैद्युत अपघटनी। हालांकि दोनों में धारा बहेगी, यानी क्योंकि ये वैद्युत चालकों का अगर वर्गीकरण करेंगे तो हमारे पास दो तरीके से डिफाइन, यानी दो प्रकार के मिलेंगे।
एक पहला जो होगा बच्चों वो आपका होगा, देखिए धात्विक चालक। क्या हो जाएगा? धात्विक चालक आता है। अब धात्विक चालक में धारा कैसे बहती है, यानी धात्विक चालक या इसी को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक चालक। भूलेगा नहीं ना बच्चों, खाली गाना याद रहता है वो भोजपुरी। बहुत बदमाशी हो रही है। जो भी बच्चे हैं, मैं एक सूचना बच्चों आप लोग को दे दूं कि अगर यहां तक वीडियो देखेंगे बच्चे तब तो आप सूचना जान पाओगे कि अगर आप ये लगता है कि मैं ऑनलाइन पे हूं बच्चा, ऑनलाइन तो थोड़ा हिचकिचाहट भी होती है क्योंकि अभी शुरुआत है, लेकिन अगर हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा एक इंटर का बैच जो है यूपी बोर्ड का बच्चों वो 4 से 5 भदोली ऑक्सफोर्ड कोचिंग करके है, वहां चलता है। दूसरा, अगर एक और संस्था जैसे बीआरएस इंस्टीट्यूट के नाम से हम जानते हैं, एक नई शुरुआत, नई पहल है बच्चों, जो नीट जेई लेवल के बच्चों की तैयारी अगर करनी है तो बीआरएस इंस्टीट्यूट की इसी साल शुरुआत हुई है बच्चों, उसे आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। जो कि यह स्थान जो है वो लाल डिग्गी के पास गुरु टोला है बच्चों, राम जानकी मंदिर, वहां पे शुरू हुआ है। और एक मैथ के बहुत जाने माने टीचर हैं बच्चों, सिंटू सर जिनका नाम है, आप वहीं जहां वो पहले से पढ़ा रहे थे वहीं पे शुरू किया गया है, वहां आप जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं, पहले इंक्वायरी ही दे सकते हैं। मैं उसका बच्चों आपको एक शॉर्ट वीडियो में थंबनेल भी आपको दिखा दूंगा। तो चलिए पहले धात्विक चालक पर आते हैं। तो धात्विक चालक में बच्चों अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि धात्विक चालक में जो धारा बहती है, जो करंट बहता है, वो किसके कारण बहता है? देखिए धारा बहने के दो कारण हैं। धारा बहने के कितने कारण हैं? दो। यानी अगर करंट बह रहा है तो उसका दो रीजन हो सकता है, एक आयनों के कारण हो सकता है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो जो धात्विक चालक होता है वह उसमें जो धारा के लिए, जो धारा के प्रवाह के उत्तरदायी होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धात्विक चालकों में धारा का प्रवाह होता है। अभी जब अंतर पढ़ाएंगे तो उसमें कई पॉइंट लिखवाएंगे, उसका पोस्टमार्टम कर देंगे बच्चा, लेकिन यहां केवल एक लाइन आपको याद रखना है कि धात्विक चालक में धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, मैं ओवरऑल में बोल दे रहा हूं बच्चों, लिखूंगा नहीं। हाँ, ये है पॉइंट नंबर 1, ये आ रहा है। दूसरा आपको मैं लिख दे रहा हूं वैद्युत अपघटनी चालक, क्योंकि इसका अंतर जब पढ़ाएंगे तो वहां आप खुद समझ जाओगे। वैद्युत अपघटनी चालक यानी दो तरीके से हैं। आप पहला धात्विक चालक, कोई पूछ लिया धात्विक चालक किसे कहते हैं, कह सकते हैं कि वह चालक जिसमें धारा का जो प्रवाह होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, उसे धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही न है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जब धारा का प्रवाह होता है तो उसे धात्विक चालक, और जब आयनों के कारण, यानी अगर वैद्युत अपघटनी की बात कोई करेगा तो कहना जब आयनों के कारण धारा का प्रवाह होता है तो उसे वैद्युत अपघटनी चालक कहेंगे, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण कहीं धारा का प्रवाह होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? धात्विक चालक कहते हैं। बहुत ही आसान था बच्चों, जो कि मैंने ये आपको समझा दिया। कल दोनों का अंतर जब डिफरेंस आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये पूछता, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो कि अगली वीडियो में आपके सामने आएगी। तब तक जो लोग भी देखते हैं पूरी वीडियो वो हमारे साथ जुड़ते हैं बच्चों, तो एक बार आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और सपोर्ट करना चाहते हैं बच्चों कि अगर आप किसी भी तरीके से मेरी मदद करना चाहते हैं तो हमारा नीचे नंबर रहेगा बच्चों, हो सकता है थंबनेल पर, उस पर मेरा गूगल पे भी रहेगा, वहाँ भी आप अपना जो भी योगदान देना चाहें वहाँ दे सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने की आपको आवश्यकता है। और अगर मैं यहाँ आजमगढ़ से आप हैं तो आप एक बार ऑफलाइन कोचिंग में मुझसे जरूर जुड़िए, चाहे आप बीआरएस इंस्टीट्यूट में, क्योंकि वहां भी मैं पढ़ाता हूं, या आप भदोली ऑक्सफोर्ड कोचिंग 4 से 5 चलती है, वहां भी आप जुड़ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धात्विक और वैद्युत अपघटनी चालक में क्या अंतर होता है, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए, मस्त रहिए।